और ये 60,000 वर्ष पुरानी है, जिसमें हमें हमको काफ़ी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सुगंधों का प्रयोग होता है। तो परफ्यूमरी में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बताते हैं, जैसे कि उसमें एक होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल एक ऐसे मतलब नाम से ही समझ रहे होगे कि एसेंस है और वो नेचुरल ऑयल है। तो उसके बाद सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल, दैट मीन्स ये परफ्यूम है, इसमें सिंथेटिक भी मिला है और एसेंशियल ऑयल भी मिला हुआ है, ये चीज़ होती है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है कि जो ओनली सिंथेटिक, तो उसमें खाली केमिकल मिले होते हैं और केमिकल से मिला के बनता है। तो इस तरह से ये 3 ग्रेड हो गई है, जिसमें कि मतलब नेचुरल होती है, नेचुरल और वो दोनों मिला होता है, और तीसरा ग्रेड होता है कि ये होता है। जो राजा अकबर थे, उनके यहाँ एक परफ्यूमरी का बहुत बड़ा विभाग था, और वहाँ पे उस समय भी वो मूड को स्विंग करने के हिसाब से उसको यूज़ करते थे। यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों में भी उसका प्रयोग करते थे कि अगर शांति इनको रखवाना है या ये इस विभाग का आदमी है तो वो ये इत्र लगाएगा। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो हमारा का टॉपिक है गंध या सुगंध। गंध वो जिसे हम अपने नाक से महसूस कर सकें, लेकिन हर गंध सुगंध नहीं होती। तो सुगंध परफ्यूमरी और इत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इतिहास है इसका, और बड़ी हिस्ट्री है इसकी। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले जो हमारा मंत्र है महामृत्युंजय का मंत्र, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया जाता है। मैं पहले उसका पाठ करूंगी और उसके साथ मैं अपने आगे का लेख को बढ़ाती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वाधुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमाप्नुयात्। तो देखिए, इस श्लोक में सबसे पहले सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, माने सुगंधी से हमारा जो शरीर है उसके द्वारा पुष्टि माने होता है पुष्ट होना। तो सुगंधी का कितना प्रयोग है इस महामृत्युंजय मंत्र में, इसका प्रयोग किया है। इसका मतलब है सुगंधी हमारे शरीर पे, हमारे अंदर बहुत ही एक अच्छा प्रभाव डालती है। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले वैदिक काल में कैसे सुगंधी का प्रयोग हुआ। मैं इतिहास लेके चलूंगी शुरू से लेके अभी तक में। तो सबसे पहले गंध जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसे हम वास भी कहते हैं, और सुगंधी की चर्चा हमारे भारतीय इतिहास में भरी पड़ी हुई है, और ये 60,000 वर्ष पुरानी है, जिसमें हमें हमको काफ़ी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सुगंधों का प्रयोग होता है। तो चरक संहिता में अमृतादि तेल, कुसुमारक तेल, मध्यपद तेल आदि अनेक तेलों की चर्चा है, और इसको बनाने के लिए चंदन, उसीर आप जानते होंगे, एक खस होती है जो उसकी जड़ होती है, खस का प्रयोग हम कूलर के उसमें लगाया जाता है। केसर, तगर, मजिष्ठ, अगरू आदि सुगंधित वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए किया जाता था। तो वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो ये आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ वर्णन अभी हमारे पहले जो वक्ता हैं उन्होंने किया है कि वासन और उनकी जो प्रक्रियाएं होती थी सुगंध की, उसके बारे में किया हुआ था। मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए करती हूँ। जिन विषय को हम लोगों ने छुआ नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। वराह मिहिर की बृहद संहिता में जो इसी काल की रचना है, गंध युक्त का एक प्रकरण मिलता है। इसी प्रकार अग्नि पुराण के 224वें अध्याय में गंध की चर्चा की गई है, और इसमें सुगंध को तैयार करने की 8 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें हम कहते हैं ना, जिसका लिखा हुआ कि शोधन, आचमन, विरेचन, भावन और पाक, बोधन, धूपन और वासन।
तो ये 8 मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिसका अग्नि पुराण में वर्णन किया गया था। इसके अलावा अग्नि पुराण में ऐसी 21 वस्तुओं का नाम लिया गया था जो कि सुगंधि के प्रयोग में या सुगंधित तेल बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। तो गंध शास्त्र देवताओं के षोडोपचार, आप बोलते हैं ना षोडोपचार जो होती है, उसमें एक आवश्यक उपचार माना जाता है। जब भी हम कभी देव पूजन करते हैं और हम उसमें देव पूजन की प्रक्रिया होती है तो उसमें अगरबत्ती जलाना, सुगंध को चढ़ाना, ये एक प्रक्रिया है जो कि वैदिक काल से चलती आ रही है। तो और इसके साथ साथ सुगंध बनाने की जो कला है ये भी हमारे वैदिक काल में काफ़ी विकसित थी। इसके बहुत अनेक ग्रंथ हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है। 12वीं सदी में सोमेश्वर में मानसोल्लास की रचना थी जिसमें गंध भोग नाम का एक प्रकरण आया है, जिसमें तिल को केतकी का फूल बोलते हैं, केतकी, पुत्रांग और चंपा के फूल से मिला के सुवासित करने का सबसे पहले नाम आया है, जिसे हम गंध भोग तेल निकाला करते थे, तो उसका नाम गंध भोग के रूप में सबसे पहले ये आया। इसको से बनने वाले उपटन भी इससे तैयार होते थे और इसी विधि से सुगंधित जल को भी तैयार किया जाता था। तो 13वीं शताब्दी में भी रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में गंधवाद का प्रकरण आया है, जिसमें सुगंधि को करने की विस्तृत चर्चा है, जो ये हम वैदिक काल में देखते हैं। इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमने देखा है, जो कि वैदिक काल के समकालीन काल है, तो उसमें भी परफ्यूम का इस्तेमाल या इत्र के इस्तेमाल के काफ़ी ऐसे बर्तन, ऐसे सामान प्राप्त हुए हैं जिसमें इस सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमारे परफ्यूमरी का इस्तेमाल किया जाता था। परफ्यूम या इत्र एक शब्द है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इत्र। तो इत्र जो है इसका एक बहुत अच्छा सा इतिहास है। आप जानते हैं इत्र मुगल काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो किसी को पता है कि इत्र का आविष्कार कैसे हुआ? तो एक बहुत ही मनोरंजक है ये। मुगल काल में जहांगीर जो राजा थे उनकी बेगम थी नूरजहां। तो आप जानते होंगे कि मुसलमान जो रानियां उन लोगों की जो स्नान करती थी हमाम, तो उसमें वो फूल का कुंड होता था गुलाब का, उस समय गुलाब की मौसम थी और उसमें वो स्नान कर रही थी। स्नान करते करते तैरते करते गुलाब के फूल के कुछ बूंदें तेल की इधर उधर इकट्ठी हो गई। जब एकत्रित हो गई तो उसका ध्यान गया नूरजहां का कि ये कैसा पदार्थ तैल रहा है। उसने फिर अपने अधिकारियों को बुलाया और उन छोटे तैलीय पदार्थों को एकत्रित किया। एकत्रित करके उसको एक जगह रख दिया और रोज़ उसको महकती रही। देखा कि 4-5 दिन बीत गए और उनकी सुगंध वैसी थी। तो वो गुलाब का रूह उसको बोलते हैं। और फिर उसने फिर इस प्रक्रिया को मुगल काल में उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो गुलाब से निकाला जा सकता है, और ये प्रक्रिया वहाँ से इत्र बनाने की चालू हुई और वो आगे हम लोग देखते रहते हैं। तो इसके बाद ये आप हम देखते होंगे कि देखिए हड़प्पा में और बाकी जो हमारे पुराने वैदिक समय में इस तरह के बर्तन हैं। देखिए वो मिस्र के समय में एक खास बर्तन आपको दिख रहा होगा जो वैदिक काल में हमारे पात्र हैं। ये इस बात के प्रतीक हैं कि हमारा वैदिक काल में या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल में भी इनका प्रयोग हो रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा है मिस्र में, जो मिस्र है, मिस्र में और रोम में। अब ये हम लोग रोम के इत्र के इतिहास में पहुंच गए। रोम में देखिए हमेशा इत्र का प्रयोग होता था, और जो इत्र के पात्र हैं वो रोम में बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए पत्थरों के पात्र, और सबसे बात जो इत्र की जो शीशियाँ थीं, रंगीन शीशियाँ थीं, वो भी मिस्र में और रोम में सबसे पहले पाई गई हैं। जो हमारा इसका इतिहास है उसमें सबसे पहले वहीं पाई गई हैं। तो अब हम लोग इत्र के इतिहास में देखा जाए तो चमेली का जो इत्र होता है वो हैदराबाद के निज़ाम को बहुत पसंद था, और मुगल काल में सबसे ज़्यादा इत्र का उपयोग हुआ और इत्र का विकास हुआ। उसके पहले वो सुगंधी थी और गंध के रूप में उपयोग होता था, जो वैदिक काल में हम लोग करते आ रहे हैं। अब आया हम लोग यही जो है सुगंध और फिर इत्र, फिर ये आगे बढ़ते हुए आधुनिक काल में परफ्यूम के रूप में हम लोग जानने लगे। आज के बच्चे लोग सुगंध और इत्र को बहुत नहीं जानते हैं, और वो सब यही जानते हैं कि परफ्यूमरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके बगल से निकल के चला जाए और उसने कोई अच्छा सा महक लगाया हुआ है तो लोगों का ध्यान जाता है, जिसे हम परफ्यूमरी के नाम से जानते हैं। तो पहला परफ्यूम बनाने वाली जो महिला थी वो मेसोपोटामिया की तापुती नामक महिला थी, जिसने रसायन तेलों को
फूल के साथ मिला के परफ्यूम बनाया। तो परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया में जो फूल का एब्स्ट्रैक्ट था उसके साथ उसने कुछ रसायन को भी मिलाया और मिला के जब बनाया तो उसी के बाद से ये परफ्यूम इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने पहुंच गया। अब परफ्यूम इंडस्ट्री में जब ये आगे बढ़े तो सबसे ज़्यादा नाम एक आता है भारत के बाद है, वो है फ्रांस। और फ्रांस में इसके काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है और वहाँ पे भभ का जो बहुत पुराने यंत्र हैं फ्रांस में वो हमको बहुत प्राप्त होते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसमें फ्रांस में क्या था कि लेवेंडर का फूल जो कि इंडिया में नहीं होता है या कहीं और नहीं होता, वो खाली वहीं होता है। तो लेवेंडर का जो परफ्यूम है वो हमको मुख्य रूप में फ्रांस में ही मिलता है और हम वहाँ पे इसके संयंत्र थे, भाप में पकाना, देखिए पुराने तरीके से इसके तांबे के बर्तन थे और उसमें उस तरह से होता था। और धीरे धीरे फ्रांस जो है ये विश्व के इतिहास में अपने परफ्यूम को बनाने के लिए विख्यात है। दूसरा भारत है और एक फ्रांस है। ये दो हमारे जो देश हैं ये इस रूप में, खास रूप में जाने जाते हैं। अब हम आते हैं कि इत्र को बनाने के लिए हमारा जो भारत है उसको हम लोग कन्नौज के रूप में जानते हैं। तो कन्नौज में हमारे इत्र का जो व्यवसाय है बहुत पुराना है और वहाँ से इत्र का व्यवसाय शुरू होता है। और वहाँ पे पुराने जो है इसके बारे में भी जो जानकारी है अभी मैं आपको देखूंगी कि यहाँ एक पात्र बना हुआ है, इस भभके से प्रयोग होता था। ये अभी मेरे इसके बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं कराऊंगी। तो कन्नौज के बारे में जो ज़्यादा भी इतिहास जो होगा ये बताएंगी। अब मैं उसके आगे तुमको ये बताना चाहती हूँ कि जो परफ्यूम है, परफ्यूम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं खासकर ये बता रही हूँ कि परफ्यूम की जो कि इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको जैसे यूडी परफ्यूम होते हैं, तो यूडी परफ्यूम जो उसको कहा जाता है कि इसमें फ्रेग्रेंस 15 to 20% होती है, मेन जो फ्रेग्रेंस होती है, और बाकी उसमें बेसिक चीज़ों को मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो जो भी यूडी परफ्यूम हम जानते हैं उसमें 15 to 20% जो है हम मिलाएंगे तो वो यूडी परफ्यूम होगा, जिसको हम यूडी कोलोन के नाम से जानते हैं। आजकल सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोग करते हैं ना? हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारे टॉपिक का विषय है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो मैंने इसीलिए वैदिक काल को थोड़ा घटा दिया, क्योंकि काफ़ी उस पर चर्चा हो चुकी थी। तो ये इसकी लास्टिंग अधिकतम 5 घंटे तक होती है। जब हम यूडी परफ्यूम लगाते हैं तो लास्टिंग 5। उसके बाद यूडी टॉयलेट होता है जिसमें हम लोग टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं। ये 5% से 25% तक इसमें डाला जाता है और इसकी भी लास्टिंग 2 से 3 घंटे रहती है। अच्छा, इसमें जो यूडिकोलिन के और भी जो 2-3 जिसमें ज़्यादा खाली यूडिकोलिन होता है उसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग इसमें 2 से 4% होता है। जो मेन हम गर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना उसमें परफ्यूम खाली 2 से 4% होता है और बाकी मतलब उसमें कॉलोनी मिला होता है। तो उसमें इस तरह से तुम लोग जान सकते हो कि परफ्यूम का जो क्वांटिटी होती है वो आज के परफ्यूम में किस तरह की होती है और उसकी लास्टिंग कितनी रहती है। तो परफ्यूम में यूडी परफ्यूम को और परफ्यूम को एक नहीं माना जा सकता है। जो परफ्यूम हम जब पार्टीज़ में जो जाके लगाते हैं उसमें परफ्यूम की मात्रा ज़्यादा होती है और डाइल्यूट भी कम होता है। वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो दूर दूर तक फ्लेवर में जाए। और जो कोलोन में यूडी कोलोन में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी माइनर, बहुत पतला थोड़ा सा उसका इस्तेमाल रहता है, बाहर काफ़ी कम होता है। और अब हम आते हैं कि जो फूल में जैसे गेंदे का जो फूल है, किसी को नहीं पता होगा कि गेंदे का जो फूल है वो भी एक बहुत बड़ा परफ्यूम का स्रोत है, जो आजकल उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो कीटनाशक है। और कीटनाशक है इसको समझने के लिए हम लोग अगर वैदिक काल में चले जाएंगे तो हमारे घर के आगे वंदनवार बनती थी और गेंदे की माला और आम के पत्तों में, आम के पत्ते में भी ऐसे भी फ्रेग्रेंस बनाया जा रहा है आजकल। नेचुरल फ्रेग्रेंस में आम का पत्ता और गेंदा है, इन दोनों के अंदर एक ऐसा एजेंट है कि फ्रेग्रेंस के साथ ये कीटनाशक भी होते हैं। तो ये इस गुण के कारण इसका प्रयोग हो रहा है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे स्प्रे बनाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग गेंदे के फूल का से निकला हुआ ऑब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, और ये जैसे हमने कहा कि पत्तों से निकाला हुआ, जिसमें से गुलाब का फूल सबसे टॉप में है। जैसे कहा जाता है ना गुलाब फूलों का राजा है, और गुलाब
से निकाला हुआ इत्र भी बहुत महंगा होता है। तो कोई गेस कर सकता है कि इत्र कितना महंगा होगा? हाउ मैंने कितना किलो होगा, पहले बताओ बच्चों। गैस कर सकते हो कि इस समय इत्र की कीमत कितनी होगी? इस समय जो नेचुरल इत्र होता है उसकी कीमत 2-3 लाख से ज़्यादा ही होगी। क्या लोरी मैं सही बोल रही हूँ? इसको इस समय 2-3 लाख से ऊपर होगा। सब लोग सोचेंगे अरे 2-3 लाख रुपए, ये क्या, इतनी बहुत बड़ी कॉस्टिंग हुई है। तो 2-3 लाख है। इसको हमारे जो, तुमने भी बीच में देखा होगा कि कुप्पीज आई थी हमारे पीछे, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे चित्र हैं जिनमें मैंने लगाया हुआ है परफ्यूमरी में। तो उसमें चमड़े की कुप्पी होती है, उसमें उसको रखा जाता था और उसका बेस होता है संदल ऑयल। तो जो इत्र जो होता है वो संदल ऑयल पे होता है नेचुरल, और जो रूह होता है उसमें संदल भी नहीं मिलता है, वो तो बहुत ही महंगा है। रूह गुलाब इस समय बन नहीं रहा है, जिसको बोलते हैं कि इत्र का रूह होता है। और जो नेचुरल है, जिसको नेचुरल गुलाब बोलते हैं, वो संदल ऑयल के बेस में डाल के फिर उसको वेपोरेशन किया जाता है, उससे किया जाता है। वो प्रक्रिया हम लोग बाद में देखेंगे और उसको समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन कम, इसीलिए आजकल इत्र का प्रयोग 2 कारणों से कम हो गया है कि वो कॉस्टली बहुत है, या उसमें ब्लेंडिंग की जाती है, बहुत तरह की चीज़ों को मिलाया जाता है, ये होता है। तो परफ्यूमरी में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बताते हैं। जैसे कि उसमें एक होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल एक ऐसे, मतलब नाम से ही समझ रहे होगे कि एसेंस है और वो नेचुरल ऑयल है। तो उसके बाद सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल, दैट मीन्स ये परफ्यूम है, इसमें सिंथेटिक भी मिला है और एसेंशियल ऑयल भी मिला हुआ है, ये चीज़ होती है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है कि जो ओनली सिंथेटिक, तो उसमें खाली केमिकल मिले होते हैं और केमिकल से मिला के बनता है। तो इस तरह से ये 3 ग्रेड हो गई है, जिसमें कि मतलब नेचुरल होती है, नेचुरल और वो दोनों मिला होता है, और तीसरा ग्रेड होता है कि ये होता है। अब इसके सबसे बड़ी बात क्या हो कि इनके साथ ही हमारी जो यूज़ होता है आजकल, एक एरोमा थेरेपी। आप सबने जाना होगा कि इस समय एक थेरेपी है एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी पूरी तरह से परफ्यूमरी के ऊपर बेस्ड होती है और परफ्यूमरी के नेचुरल ऑयल का यूज़ होता है, और जो कि हमारे बॉडी पे और माइंड पे अलग तरह का इफेक्ट डालते हैं। तो जिसको बोलते हैं ना, मुगल काल में जो राजा अकबर थे, उनके यहाँ एक परफ्यूमरी का बहुत बड़ा विभाग था, और वहाँ पे उस समय भी वो मूड को स्विंग करने के हिसाब से उसको यूज़ करते थे। यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों में भी उसका प्रयोग करते थे कि अगर शांति इनको रखवाना है या ये इस विभाग का आदमी है तो वो ये इत्र लगाएगा, इस विभाग का आदमी है तो ये इत्र ये वाला लगाएगा, इस विभाग का है तो किस तरह लगाएंगे। इसी तरह जो एरोमा थेरेपी है, वो उसमें जो भी हम लोग यूज़ करते हैं परफ्यूमरी, वो नेचुरल हमारे स्किन में कोई इफ़ेक्ट न डाले, और हर तरह के जो फूल होते हैं उनका प्रयोग होता है। इसमें जो चमेली का फूल, मैं एक चमेली के फूल के बारे में बताना चाहूँगी। तो जो चमेली का जो फूल होता है वो हमको नींद लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम लोग सोने को चलते हैं, और अगर कमरे में आप लोग देखेंगे कि आजकल एक एरोमा लैम्प होता है, एरोमा लैम्प भी लोग जो लगाते हैं, तो ये भी एक थेरेपी है कि एरोमा लैम्प लगा लिया आपने, और उसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे आपको नींद की तरफ ले जाएगी। तो उसमें चमेली का फूल भी है। इसी तरह एक लेमन ग्रास ऑयल होता है। लेमन ग्रास है जो कि आजकल उसको मतलब आप लेमन टी में भी डाल के पीते हैं, और उसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत तरह के कीटनाशक में यूज होता है। और एरोमा लैम्प में भी आप अगर लेमन ग्रास का यूज़ लेंगे तो लेमन ग्रास का काफ़ी अच्छा प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक तरह से आता है कि कुछ ऐसे जेरेनियम ऑयल आप जानते होंगे, रोज की तरह उसकी महक होती है, जेरेनियम का फ्लावर होता है, उसको रोजी की तरह हम लोग यूज़ करते हैं और उसका रोज़ में लगाते हैं, और ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है परफ्यूमरी का। आजकल क्या होता है कि देखिए, नया जो परफ्यूमरी प्लांट है उसको क्या बोलते हैं, ये पुराना प्लांट है, उसको फ्रैक्शनेशन कॉलम बोलते हैं। तो जो फ्रैक्शनेशन कॉलम होते हैं उसमें एक परफ्यूम या दो तीन तरह के फूलों को हम लोग डालते हैं, और अलग अलग चेम्बर में अलग अलग तरह के परफ्यूम की क्वालिटी जमा होती है। क्योंकि जो तुम लोग खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते हो ना फ्रैक्शनेशन कैसे होता है। तो फ्रैक्शनेशन में अलग अलग चैम्बर में अलग अलग एजेंट, एक फूल से हम एक फूल जैसे गुलाब का फूल डालते हैं तो उसके 10 अलग अलग केमिकल्स निकाल सकते हैं, जो अलग अलग कुछ मेडिसिन में यूज़ में आएगा, कोई फूड में यूज में आएगा। इसी तरह तुम लोग एक शब्द सुना होगा, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। तो फ्रेग्रेंस जो होता है
वो जो बॉडी में यूज़ करते हैं। और जो फ्लेवर होता है वो कहाँ यूज़ होता है, जिसका टंग टेस्ट होता है, जिसको हम खा सकते हैं। तो हमारे फूड में बहुत सारे परफ्यूम यूज़ होते हैं जिनको हम लोग मतलब फ्लेवर की तरह यूज़ करते हैं और खाते हैं। जिनमें से सबसे पहले आप बहुत पुराना तो केसर ही देखिए। केसर एक ऐसा है जो एक परफ्यूमरी थी और उसको हम लोग खाने का भी प्रयोग में लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूल हैं, गुलाब हैं, ये हैं जिनका गुलाब जल बनता है, उसके साथ गुलकंद बनता है। तो वो एरोमेटिक ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं जिनका ऑब्स्ट्रैक्ट हम लोग बॉडी में लगाने के साथ खा भी सकते हैं। ईटेबल होता है, वही फ्लेवर आएगा। जो इसी तरह हम इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। और जैसे कि बीमारियों में भी होता है, सभी को मालूम है कि गुलाब जल अगर आँख में आप डालते हैं, आँख के जो भी नेत्र की ज्योति है प्रॉब्लम होती है, इसी तरह जो बेला होता है ना, उसको मोतिया बोलते हैं, उसका जो इत्र होता है, कान में जिनको भी प्रॉब्लम होती, पहले आदिकाल में ही होता था कि कान में कोई भी इन्फेक्शन होता था तो मोतिया का जो इत्र होता था वो कान में डाल देते हैं। उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक क्वालिटी होती थी कि वो उसकी थेरेपी में हमको हेल्प करता था और हम लोग उसका यूज़ करते थे। आजकल जो है परफ्यूमरी की इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि अगर कोई इसके इंडस्ट्री में आना चाहता है तो एक इस इंडस्ट्री में आने के लिए भी इसमें स्मॉल स्केल से भी हम लोग काम शुरू कर सकते हैं और बिग स्केल के से भी जाते हैं। तो अगर जैसे स्मॉल स्केल में किसी को इस फील्ड में आना हो, इस इंडस्ट्री में आना हो, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि इसमें वो आप मेन फ्रैक्शनेशन कॉलम ये सब नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं और उनको अलग अलग बेस के साथ कैसे मिलाया जाता है उनको आप एकत्रित कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में बहुत तरह तरह की सीसी अवेलेबल होती है, स्प्रे के लिए होती है, कोलोन के लिए होती है, सब चीज़ की सूची होती है, उसमें आपने ब्लेंड करके उसको छोटे स्केल में कर सकते हैं। तो परफ्यूमरी के बारे में ये था कि उसको आप अलग अलग से सारे केमिकल्स को इकट्ठा करना होगा और उसमें सस्ते से लेके बहुत महंगे तक चले जाते हैं। आजकल ये सबसे बड़ी खूबी क्या है कि केमिकल साइंस का मतलब फ़ायदा ये है कि उसने बहुत ही कम दाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मतलब हम लोगों को उपलब्ध करा दिया है जो हमको कम दाम में मिलते हैं, लेकिन उनका बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। अब आजकल स्प्रे के लिए बहुत सारा मना कर दिया गया है कि आप स्प्रे ज़्यादा है वो ओजोन को में नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो पुराने इत्र की परंपरा थी, जो नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट था, उसको हम लोग जब लगाते थे, लेपन करते थे, तो वो उल्टा हमको नुकसान करने की जगह हमारे स्किन को फ़ायदा पहुंचाता था, स्किन में ग्लो को बढ़ाता था। तो अब हमको लगता है कि एक अलग से एक मुहिम छिड़ने चाहिए। अब अलग से, जैसे कि आज हम कह रहे हैं कि यहाँ से आपका जो आज ये हमारा धार का जो ये सेमिनार हुआ है इसके ऊपर हुआ है, इसमें लेके ये मिनिस्ट्री तक पहुँचना चाहिए कि फिर से मिनिस्ट्री को चाहिए कि इस फील्ड में कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए, ताकि जो एक पुराना हम लोगों का जो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है इसमें इसका विकास हो सके, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। और वाणिज्य के रूप में अगर हम आधुनिक परफ्यूमरी को देखेंगे तो इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, वो सबसे पहले इसका यूज़ करती थी। कस्तूरी जो है, कस्तूरी का भी इस समय देखिए प्रयोग, लोग कस्तूरी कस्तूरी सुनते हैं, लेकिन लोगों ने शिकार कर कर के वो मृगी ख़त्म कर दिया जिसके अंदर से कस्तूरी निकलती थी। तो अब तो मार्केट में कस्तूरी नकली होती है, इसलिए है ही नहीं। इसी तरह हमारा वहाँ पे साधन था उसका केसर का, वो भी खत्म होने वाला था। ओके, तो केसर अब हम लोग जो है, मैं अभी इसको यहीं पे विराम दे रही हूँ कि काफ़ी लंबा इस विषय में हो चुका है। और मैं इसके बाद बुलाना चाह रही हूँ हमारी डॉटर इन लॉ है। इसका इंट्रोडक्शन मैं ये कराना चाहूँगी कि ये 3rd जनरेशन से इनके यहाँ इत्र का व्यवसाय हो रहा है। ये बचपन से जब भी ग्रो किए तो उसने देखा है। तो आज ये यहाँ पे जो ये पॉट है, वेलकम करो। आज ये जो पॉट बना हुआ है, ये इसमें पहले कैसे कन्नौज में कैसे इत्र बनता था, इसका मॉडल भी वो बना के लाई है। वो अभी डेमोन्स्ट्रेट करेगी और बताएगी कि कैसे। ये छोटा सा 5 मिनट का है, खत्म कर। नमस्कार, मैं श्वेता अग्निहोत्री, भारत की इत्र नगरी कन्नौज को कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। 3 जनरेशन से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी जनरेशन जो वहाँ पे है वो इसी भी उद्योग में लगी है। अभी आप दोनों वक्ताओं को अपने सुन रहे थे। चूँकि मैं कन्नौज से हूँ तो मुझे आपको बताना ये मेरा दायित्व बनता है। परफ्यूमरी और इत्र 2 नाम बराबर आप लोग सुन रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है।
इत्र और परफ्यूम। इत्र को आप शरीर पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, परफ्यूम को आपको कपड़ों पे लगाना होगा क्योंकि वो सिंथेटिक होता है, और इत्र जो होता है वो नेचुरल बेस्ड ऑयल पे होता है, उसको आप बॉडी पे लगा सकते हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इत्र हमेशा महंगा होता है और परफ्यूम आपको सस्ते रेट में भी मिल जाता है। हमारे कन्नौज में आज भी पुराने तरीके से राजा हर्षवर्धन के समय से इत्र बनाया जा रहा है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ उपलब्ध है म्यूज़ियम में, और ये पुराना ऑथेंटिक तरीका है, इसी से आज भी हमारे यहाँ बनाया जाता है। इसमें 2 अपरेटस यूज़ होते हैं, एक है डेक, जो बड़ा वाला है इसको हम डेक कहते हैं, छोटा वाला जो है इसको भपका कहते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसको आप यहाँ अपने लैंग्वेज में हम लोग पाइप कह सकते हैं, बट हमारी कन्नौज के लैंग्वेज में इसको चोंगा बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला अपरेटस है वो भट्टी पे रखा हुआ है, इसके नीचे आग जलती है, और इस बड़े अपरेटस में हम फ्लावर भरते हैं जिसका हमें इत्र निकालना होता है, और छोटे वाले में हम संदल भरते हैं, चंदन का तेल। चंदन तेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी भी अगर महक उसमें दम, जिसको दम देना कहते हैं, आप दम बिरयानी सुनते होंगे, तो उसमें स्मेल ही तो चावल में बसाई जाती है, तो हम दम लगाते हैं संदल के तेल में, जिस भी फ्लावर की हमको फ्रेगरेंस चाहिए होती है। संदल का तेल अपनी फ्रेगरेंस छोड़ के उस फ्लावर की फ्रेगरेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो डेग है उसमें हमने फ्लावर और पानी डाला, उसको बॉयल किया, जो भाप निकली वो इस पाइप के थ्रू, इस भपके में, इसको भपका हम बोलते हैं कलेक्टर को, इसमें जो है इकट्ठा होती है, और वही उसी से हम अपना इत्र निकालते हैं। अब बेसिक एक शॉर्ट में बता देना चाहूँगी, इत्र में 3 तरह से होता है। इसमें एक हम गुलाब जल, केवड़ा जल ये बनाते हैं, दूसरा हो गया इत्र, और तीसरा हो गया रूह। तो जो जल होता है वो सीधे भाप जो आ रही है उसको इसमें इकट्ठा किया, ये पानी में रखा रहता है, तो भाप जब ठंडी होती तो पानी में बदल जाती है, और वो जो पानी हमारा इकट्ठा होता है जो भाप के द्वारा आया है उसमें गुलाब की महक आती है, वो गुलाब जल हुआ। दूसरा हो गया इत्र। इत्र के समय हम इसमें संदल का ऑयल भरते हैं, चंदन का तेल भरते हैं, और उसमें हम दूसरे फूल की दम लगाते हैं। तो दम लगाने से वो महंगा इसलिए हो जाता है कि वो हमारे यहाँ किलो के हिसाब से डिपेंड होता है कि हमने 40 किलो का दम लगाया है, 50 किलो का लगाया है, अलग अलग। आपको एक संदल, एक गुलाब का अतर लेने जाइए, वो 4 रेट में मिलता है, क्योंकि वो केजी पे डिपेंड करता है हमने कितने गुलाब के फूलों का दम उसमें लगाया है, इसलिए रेट उसका वेरी करता है अलग अलग दम के हिसाब से। अब एक तीसरा आ जाता है रूह, जिसको मैम ने बताया कि जो हमारी बेगम थी उस मुगल काल की, उन्होंने जो देखा तैरता हुआ, एक्चुअली क्या होता है जब गुलाब जल बन के आ रहा है, भाप के थ्रू पानी आ रहा है, उसके साथ कुछ बूंदें गुलाब की, जो गुलाब का ओरिजिनल ऑयल है वो भी आ जाता है। तो जब हम उसको रखते हैं तो नीचे तो गुलाब जल रहता है, ऊपर ऑयल सा तैरता रहता है, उसको कहते हैं रूह। तो 1 मिनट यहाँ आओ, इसको ना तुम ये बताओ कैसे फूल डालते हैं और कैसे होता है। हाँ बस टाइम बता, बस हाँ। तो वो जो रूह है वो आपको हमें बेसिक बता दे महंगी क्यों होती है। 40 किलो जब इसमें गुलाब का फूल पड़ता है तो समझिए 8 ग्राम रूह निकलती है, 8 ग्राम ऑयल उसमें से निकलता है, तो कॉस्ट इसीलिए वैरी करती है। चंदन का तेल खुद भी अपने आप में बहुत महंगा है, 2.5 से 3 लाख रुपए किलो मिलता है, जो हमारा बेसिक मटेरियल है। आजकल एलपी भी उसकी जगह यूज़ होने लगा है, लिपिड पैराफिन, तो वो एलपी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक चंदन ही रहता था। अब आप इसमें जब फूल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जब दम लगता है तो जो रूह होती है उसका कॉस्ट, मैम ने तो स्टार्टिंग रेट बताई थी, मैं आपको बताऊं गुलाब की जो रूह है वो इस समय 17 से 18 लाख रुपए केजी बिक रही है, उसका रेट इतना है। इसलिए कोई उसका ओरिजिनल रेट देता नहीं है, इसलिए शुद्ध चीज़ बाजार में मिलती नहीं है। जिसको कि अभी हमारे वैद्य जी ने कहा कि 1 की चीज़ 200 में मिलती है और 100 की चीज़ 300 में मिलती है, तो वो कारण यही है कि जब हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल हमको सस्ता नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ेगी। उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं या हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, अब हमें जो उसकी कॉस्ट आम जनता तक पहुँचे अतर हमारा, उसके लिए करना होगा कि हम अपनी भाषा में तो बोलेंगे हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिले तो हम सस्ता अतर देंगे, लेकिन उसके लिए बेसिकली डिपेंड करता है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च किस चीज़ की होनी चाहिए? इस चीज़, ये केमिकल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी रिसर्च हो, ताकि हम फूलों से
इत्र या ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकाल सकें। और दूसरी चीज़ कि इसका चंदन का सब्स्टिट्यूट ऑयल कौन सा हो जाए। दूसरी एक और चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी जो है। 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ से सैंडलवुड मंगाई, उसका प्लांटेशन किया और उसके बाद 2000 के करीब उन्होंने उसको, जो चंदन का तेल हमारे यहाँ 40 साल में बड़ा होकर परिपक्व होता है, उन्होंने उसकी बायोटेक्नोलॉजी से उसको 20 साल में परिपक्व किया। मतलब आधा जीवन हो गया। 20 साल में जो पेड़ परिपक्व हुआ उसकी कॉस्ट भी गिर गई। तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे रिसर्च होने चाहिए कि कैसे हम उसकी क्वालिटी इत्र उसमें उसका इत्र बढ़ा सकते हैं, ऑयल बढ़ा सकते हैं, या हम कैसे उसकी लाइफ को जल्दी मैच्योर कर सकते हैं, क्योंकि चंदन का तेल पूरा मैच्योर होने में 40 साल लगता है। ये देखिए, अब ये जो है ये भपका है, इसको थोड़ा ऊंचा उठाइए। इसमें ये जो पॉट है इसमें सारे गुलाब के फूल डाले जाते हैं और नीचे वाले में संदल का ऑयल रहता है। इसके अंदर संदल का ऑयल होता है, हाँ वो, और ये पानी में रहता है और यहाँ से यहाँ से ये जो है वेपोरेशन होके जाएगा और वेपोरेशन होके उस संदल ऑयल के ऊपर जाके मिलेगा और वहाँ पे जो तब जाके ये गुलाब का इत्र बनता है। और देखिए इसमें यहाँ से उसको भी बनाया, यहाँ से ये हीट किया जाता है, यहाँ से ये खौलता रहता है, फिर भाप होती है, संदल ऑयल के ऊपर बनता है। तो ये इसको हम लोगों ने देखा। थैंक यू।